नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। कोरोना काल में जिस तरीके से लोग अपने घर में थे और अपनों की सुरक्षा के लिए वो घर में सुरक्षित थे, लेकिन ऐसे में कोरोना काल में जो बाहर निकले वो संगठन और संस्था वाले निकले जिन्होंने ज़मीनी स्तर पे लोगों की मदद करी, खाने से लेकर दवाई तक। तो ऐसे में हमारे साथ में एक संस्था है जिसका नाम है 72 फाउंडेशन, जिन्होंने पिछले साल भी बहुत सारे लोगों की मदद कर और इस साल भी वो निरंतर कार्य कर रहे हैं। तो किस तरीके से वो लोगों की कार्य करते और लोगों की मदद करते, लोगों के बीच में जाते हैं, आइए चलते हैं, बात करते 72 स्टार फाउंडेशन के अध्यक्ष इमाम हैदर जी से कि किस तरीके से उन्होंने अपनी संस्था का नाम रखा और किन किन क्षेत्रों में वो कार्य कर रहे हैं। आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने हमें इस डिबेट के लिए चुना। और बाकी आप देखिए, हम लोग जो इसमें काम करें वो लास्ट ईयर से ही हम लोग काम करें, जब भी कोविड का फर्स्ट वेव आप जिसे हम लोग कहते हैं कि जब ये आई थी और हिट हुई थी इंडिया में, और लोगों तक दवाइयों से लेकर राशन तक जब ये एक अचानक से ये लॉकडाउन लगा और श्रमिक लोग जिस तरह से रोड पे आए और काफ़ी लोगों को दिक्कतें हुई, लोगों तक घरों तक पहुंचने में दिक्कत हुई, राशन तक की दिक्कत हो गई। जब ये अचानक से लॉकडाउन लगा, सारी दुकानें जब बंद हो गई, तो हम लोगों ने ये उसी टाइम से डिसाइड किया कि और लोगों तक, हम तो जब मेडिकल फील्ड से जुड़े तो लोगों तक दवाइयाँ पहुँचाते थे, लेकिन जब देखा कि लोगों तक राशन की भी दिक्कतें हो रही हैं तो फिर हम लोगों ने राशन का भी डिसाइड किया और लोगों तक राशन भी हम लोगों ने पहुँचाना स्टार्ट कर दिया। तो जब राशन की हम लोगों ने पता किया कि राशन तो पहुंचाना है, फिर बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा क्योंकि इतने लोग हैं और इतनी फैमिलीज सफ़र कर रही हैं इससे। तो फिर हम लोगों ने और भी लोगों से फिर इसके लिए बातें की और लोगों को जोड़ा। तब हम लोगों ने एक सोचा कि हम लोग जब ये मदद कर ही रहे हैं तो हम लोग क्यों ना अपनी एक रजिस्टर्ड फाउंडेशन ही रजिस्टर्ड करा लें। और 72 स्टार्स फिर हम लोगों ने एक फाउंडेशन के नाम से अपना रन किया और इसमें हम लोग 8 लोग हैं, 8 मेंबर्स हैं और ये हम लोग खुद ही कंट्रीब्यूट फिर करते हैं और लोगों तक जहाँ तक होता है ये मदद पहुँचाते रहते हैं। वो चाहे दवाइयाँ हो जाएँ, चाहे हॉस्पिटल्स में लोगों को रेफरेंस के थ्रू एडमिशन्स कराना हो जाए, जहाँ तक लोगों तक पता चल जाए कि कहाँ बेड्स है, अनअवेलेबिलिटी थी बेड्स की, वहाँ पे हम लोगों ने बताया कि कहाँ पे बेड्स हैं वो अवेलेबल करवा देते थे हम लोग। लोगों तक जहाँ दवाई नहीं मिलती थी, जहाँ पे रेमडेसिविर की काफ़ी किल्लतें हो रही थी, ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, तो वो भी हम लोगों ने लोगों तक पहुँचाई और काफ़ी सही रेट में पहुँचाई। और जो बिल्कुल नीडी थे, जिन्हें लगा कि बिल्कुल पैसे नहीं है उनके पास, उन लोगों तक हम लोगों ने फ्री में पहुँचाई। और राशन तो हम लोग जितने भी विडोज़ हैं, ऑर्फेंस को हम लोग टारगेट पर रखते हैं कि ये लोग हम लोग सोचते हैं बहुत नीडी होते हैं, ज़रूरतमंद होते हैं और इन लोग तक हम लोग राशन हो जाए, चाहे बीमारियों से रिलेटेड कोई भी दवाएं हो जाएं, चाहे टेस्ट से रिलेटेड कोई भी टेस्ट हो जाए तो उस पर भी हम लोग डिस्काउंट करवा देते हैं। क्योंकि बहुत सारे लैब्स भी हम लोगों के कॉन्टैक्ट्स में है जो कि हम लोगों को बोलते रहते हैं, सर आपकी फाउंडेशन से लोग अगर आएंगे तो हम लोग आपके जो भी टेस्ट रहेगा उसमें भी आपको 30 to 35% डिस्काउंट कर देंगे। वो चाहे कोई भी टेस्ट हो जाए उसमें हम लोग वो पूरी कोशिश करेंगे कि ब्लड टेस्ट में हम लोग वो डिस्काउंट कर दें। तो वो भी हम लोग अपने फाउंडेशन के थ्रू भेजते हैं और वो करवा देते हैं। अभी जब सेकेंड वेव हिट हुई है तो आपने भी देखा कितनी पैंडेमिक सिचुएशन हो गई थी, और पैंडेमिक इतनी सिचुएशन हो गई थी क्योंकि मौतों का आंकड़ा भी काफ़ी बढ़ गया था। हमारी भी फैमिली से 2-2 लोग इसमें एक्सपायर हो गए और हर घर में मैं समझता हूँ कि ऐसे हादसे हुए हैं। और ये बहुत बुरा दौर हिंदुस्तान के लिए भी गुजरा है और इंडिया के लिए भी बहुत बुरा दौर गुजरा है और काफ़ी हर्टिंग दौर गुजरा है ये, और इसमें लोग काफ़ी परेशान हुए। इस दौरान में भी हम लोगों ने काफ़ी लोगों तक ये पहुंचाया कि जिनको ऑक्सीजन की कमी थी उन लोगों तक हम लोगों ने रेट पे ऑक्सीजन पहुंचाया। जहां पर रिफिल्स नहीं हो पा रही थी वहां पे हमारी टीम ने जहां जहां रिफिल्स हो रही थी उन जगहों का एड्रेस बताया, उन तक लोगों तक रिफिल स्टेशनों तक पहुँचाया, सिलेंडर्स को रिफ़िल करवाया। और जहाँ तक रिफिलिंग जब नहीं हो पा रही थी सिलेंडर्स की, ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा किल्लत हो रही थी, तो यहाँ से लेके हम लोगों ने बाराबंकी तक भी हो गया, चाहे आपको देवा में भी हो गया या हरदोई में हो गया, तो हम लोगों ने ऑक्सीजन कैंस भी भेज दिए कि इमीडिएट अगर किसी को भी नीड हो जाए और रात में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो वो कैन से जब तक वो हॉस्पिटल पहुँचे उन लोगों की ज़रूरतें पूरी हो जाए और तब तक उनकी जान बच जाए। तो जो फर्स्ट वेव आई थी उसमें भी लोग बहुत डरे हुए थे, सेकंड आई तो उससे ज़्यादा लोग डरे थे। तो आप लोगों में ऐसा कोई डर या फिर ऐसी कोई शंका कि बाहर ना निकले, कार्य ना करे, ऐसा कुछ? देखिए, डर तो मैम लोगों में सब में था और हमारी फैमिली में भी डर था कि आप लोग बाहर जाते हैं तो आप लोग प्रिकॉशन बरतिए। और डॉक्टर्स के तो मैं रेगुलर कंसल्ट में था क्योंकि मैं खुद फार्मास्यूटिकल्स का काम भी करता हूँ, कुछ मेडिसिन भी अपने पास रखता हूँ और होलसेल का भी काम करता हूँ, तो मुझे भी प्रिकॉशनरी मेजर्स पता थे कि हमें क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर लेने हैं। और हमारी टीम में भी 2 हैं, जो 2 बंदे हैं हमारी टीम में जो हॉस्पिटल से भी एसोसिएटेड हैं, तो उनको भी पता है क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर लेने चाहिए। उसमें से एक सलमान है, एक इमरान है, ये दोनों हॉस्पिटल
हॉस्पिटल से एसोसिएटेड हैं और ये कभी भी कुछ भी होता है तो अपने हॉस्पिटल से भी रेफरेंस लगवा देते हैं, वहाँ भी एडमिशन्स करवा देते हैं और इनको भी पता था क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। तो हम लोग पूरी तरीके से कोरोना का जितने भी हो सकते हैं प्रोटोकॉल के साथ, मास्क हो गया, सैनिटाइज़र हो गया, फेस शील्ड हो गया, ग्लव्स हो गया, इन चीज़ों के साथ हम लोग फील्ड पे जाते थे और लोगों तक मदद पहुंचाते थे। लेकिन फिर भी जब हम लोग सोचते थे कि जब सभी लोग अगर डर के घर में रहेंगे और हम लोग भी अगर डर के अगर घर में बैठते हैं फिर तो बेचारे ज़रूरतमंदों तक मदद आखिर पहुँचेगी तो कैसे पहुँचेगी। तो कहीं ना कहीं लोगों को आगे आना पड़ेगा। तो जब हम लोग अपने काम में अगर अपने घर में अगर किसी को भी ज़रूरत होती है और इमरजेंसी आती है तो किसी भी हाल में लोग उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए वो वक्त हो का कोई भी बंदिश नहीं होती है, चाहे रात का 2 भी बजे या सुबह का 6 भी बजे लोग निकल जाते हैं अपने घर से अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, अपने लोगों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए। तो जब हम लोगों ने देखा कि भाई ये लोगों की ज़रूरत भी है तो अपनी ही ज़रूरत है, तो उन तक हमारी टीम ने 8 लोगों की टीम ने हम लोगों ने ये मदद पहुँचाई और कोरोना के प्रोटोकॉल के साथ पहुँचाई। और ये भी सोचा और लोगों को ये भी अवेयर कराया कि भाई आप लोग वैक्सीन भी लें, क्योंकि वैक्सीन से बचाव भी है और वैक्सीन से आपको डेथ रेट भी कम होती है। हॉस्पिटल तो आप जाएंगे लेकिन उससे मौतें नहीं हो पाती हैं, तो उससे आपको इम्यूनिटी आपकी बूस्टअप भी होती है। तो ये भी हम लोग अपने तरीके से जितनी अवेयरनेस होती है वो अवेयरनेस फैलाते रहते हैं कि आप लोग वैक्सीन लें, वैक्सीन लें, वैक्सीन लें। क्योंकि कोई बीमारी बड़ी नहीं होती, जितना हम सुरक्षा के साथ रहेंगे, सावधानी के साथ रहेंगे, उतना ही हम भी सुरक्षित रहेंगे, परिवार भी सुरक्षित। जैसे तेरे लॉकडाउन खुल गया, अनलॉक हो गया, आप देख रहे होंगे मार्केट में कितने लोग बिना मास्क के हैं, गैदरिंग कर रहे हैं, तीसरी वेव आने की शंका है। तो ऐसे में लोगों को क्या आप संदेश देंगे? देखिए मैम, कोई भी सत्ता पार्टी रहे, सत्ताधारी पार्टी रहे या अपोजिशन रहे, लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचा रही है और फ्रंट लाइन्स हम लोग हम लोग अपनों को नहीं मानते हैं, हम लोग फ्रंट लाइन जो मानते हैं वो आप लोगों को मानते हैं। क्योंकि ये जितनी चीज़ें थी वो लोगों तक, लोगों की ज़रूरतें जितनी थी वो आप लोगों ने हम तक पहुंचाई और दूसरों तक पहुंचाई। जितनी भी लोग मदद करें तो उन तक पहुंचाई, भाई यहाँ पे ज़रूरतमंद लोग हैं। आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से सब लोगों तक ये चीज़ें पहुंचाई, सरकार तक ये चीज़ें पहुंचाई और लोगों को अवेयर किया। तो जितना हम लोग थे फील्ड पे उतना ही आप लोग भी फील्ड पे, आप लोग की पूरी टीम फील्ड पे थी और जितने पत्रकार थे वो भी फील्ड पे थे। तो और आप लोग भी ये लोगों को अवेयर करते रह रहे हैं। तो हम लोग देखिए, सरकारें बोल रही हैं रेगुलर के आप लोग प्रोटोकॉल का पालन कीजिए, मास्क पहनिए। तो हम लोग भी जितने भी कैंप्स करते हैं, मेडिकल कैंप्स हम लोग फ्री में भी करते हैं, तो उसमें भी हम लोग मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, राशन भी बांटते हैं, हम लोग मास्क देते हैं और ये लोगों को बोलते भी हैं, रेगुलर बोलते हैं कि आप लोग मास्क पहने और मास्क से ही जितना हो सकता है उतना बचाव ज़रूरी होता है। क्योंकि जो भी होता है वो आपको लैंसेट की स्टडी में भी आया कि एयरबॉर्न है, ये एयर से फैलता है, तो सांसों से जाता है। तो अगर मास्क पहने तो मास्कों से बहुत बचाव हो सकता है और आप इस बीमारी से दूर रह सकते हैं। आप हाथों को धोएं, मास्क पहने, दूरी बना के रखें। तो इन सब चीज़ें जो WHO ने भी बताई है, सरकारें भी बताती रहती हैं हमारी, तो इससे बचाव हो सकता है। तो लोग अगर जितना मार्केट में जा रहे हैं, तो अभी मैं भी लोगों से कहता हूँ भाई आप लोग बचें। और जितना अभी थर्ड वेव का ऑब्वियस बात है, डेल्टा प्लस वेरिएंट आ गया है। ये अभी मुझे पता चला, न्यूज़ में भी हमने देखा, पटना में ऐसे 70 केसेस निकले, आज अचानक से बढ़ गए हैं, 70 केसेस आए। महाराष्ट्र में लगभग बता रहे हैं 20 to 25 केसेस आए हैं। तो ये हम लोग भी देख रहे हैं कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के केसेस बढ़ रहे हैं। तो इसको अभी हल्के में नहीं लेना चाहिए और थर्ड वेव का खतरा बना हुआ है। तो यही सेकंड वेव में भी हम लोगों ने सोचा कि फर्स्ट वेव आई है, अब ये सेकंड वेव आएगी नहीं। तो लोग बिल्कुल इससे बेपरवाह होकर रोडों पे निकलने लगे, मार्केट्स में निकलने लगे, मास्क नहीं पहनने लगे, सैनिटाइज़र यूज़ नहीं करने लगे, जिसका खामियाजा देश के सामने आया और लोगों ने इसको बहुत हल्के में जिन्होंने लिया तो उनको ये लगा भी कि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आपने फ्री मेडिकल कैंप के बारे में बात करी है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, फ्री मेडिकल कैंप तो मैंने जैसे बताया कि हम लोग मेडिकल फ्रेटर्निटीज़ के रिलेटेड जो भी हो सकता है वो लोगों तक हेल्प पहुंचाते रहते थे और हमारा फोकस भी है मेडिकल फ्रेटर्निटी तक जो भी हो लोगों तक ये मदद पहुंचाएं। और क्योंकि आपको भी पता है कि मेडिसिन के कितने लोगों को ज़रूरत होती है और बीमारियां जो होती हैं वो मैं समझता हूँ ज़रूरतमंद जो होते हैं, जो ज़रूरतमंद तबका होता है वो बिल्कुल उनकी कमर तोड़ देता है। चाहे वो हॉस्पिटल का ख़र्चा हो, चाहे दवाइयों का ख़र्चा हो, चाहे हॉस्पिटल के बेड्स का ख़र्चा हो। तो हम लोग सोचते हैं कि डायग्नोस अगर कोई बीमारी अगर पहले हो जाए, जिससे पता चल जाए कि हमें बीमारी है क्या, तो उससे क्या होता है कि पहले हम लोग बचाव भी कर सकते हैं और उसकी दवाएं भी हम लोग कर सकते हैं। तो हॉस्पिटल जाने तक की ना नौबत आएगी और जब नौबत नहीं आएगी तो हम लोग पहले स्टेज में अगर किसी चीज़ को अगर कवर कर लेंगे तो उससे हम लोग बहुत सी चीज़ों को बचा लेंगे। तो हम लोगों ने सोचा कि जो बस्तियां हैं जहाँ पे ज़रूरतमंद लोग हैं तो हम लोग वहाँ पे क्यों ना एक फ्री मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज़ करें।
तो फ्री मेडिकल कैंप्स में हम लोग जब ऑर्गेनाइज करते हैं तो वहाँ पे हम लोग 3-4 फिजिशियंस को रखते हैं जो जनरल चेकअप्स करते हैं। लाइक आपको जनरल चेकअप्स में पूरी बॉडी के चेकअप कर लेते हैं, उसमें शुगर की भी टेस्टिंग हो जाती है, उसमें बीपी की भी टेस्टिंग हो जाती है। और हम लोग एक आई स्पेशलिस्ट को भी रखते हैं, कि स्किन के डॉक्टर को भी रखते हैं, कि आंखों की भी जांच हो जाती है और उसमें स्किन की भी जो भी अभी इचिंग की प्रॉब्लम चल रही है उसकी भी जांचें हो जाती है। और सब दवाइयाँ भी हम लोग वहाँ पे मुफ्त में बांट देते हैं। और जहाँ पे देखते हैं कि बिल्कुल जो ज़रूरतमंद लोग हैं और जिनको चश्मों की ज़रूरत है आँखों के इलाज में, तो उनको हम लोग चश्मे भी फ्री में दे देते हैं। तो ये कैंप आपका सिर्फ लखनऊ में चल रहा है कि अन्य जिलों में भी चल रहा है? नहीं, लखनऊ में भी चल रहा है और अन्य ज़िलों में भी चल रहा है। अभी हम लोग बाराबंकी देवा रोड पे मित्तई विलेज में करके आ रहे हैं, तो वहाँ पे भी कनेक्टिंग 4-5 गांव थे, तो वहाँ पे भी अभी हम लोग लास्ट संडे को करके आ रहे हैं वहाँ पे कैंप। और लगभग वहाँ पे 280 पेशेंट्स की डॉक्टर्स की टीम ने वो टेस्टिंग की और हम लोग के पूरी 8 मेंबर वहाँ पे थे और सारे वॉलंटियर्स थे हमारे। और वहाँ पे 280 पेशेंटों की जांच हुई और काफ़ी वो सक्सेस कैंप रहा मुझे लगा। और सबों को दवाइयाँ भी मिली और लोगों ने बताया भी ये आप करते रहें, हर 2-3 महीने पे अगर आपकी फाउंडेशन आके अगर यहाँ पे कैंप करेगी तो हम लोगों को ये जाँचें भी पता चलती रहेंगी और हम लोगों तक इलाज भी पहुँचता रहेगा। तो लखनऊ का कितना एरिया आप लोगों ने कवर कर लिया अभी तक? लखनऊ में अभी हम लोगों ने सादतगंज का एरिया कवर किया है, हम लोगों ने कैंट का एरिया कवर करने वाले हैं जो कि अभी इसी संडे को है, 27 जून को है। और हम लोगों ने अभी जो कवर किया है वो बख्शी का तालाब हम लोगों ने कवर किया है। बख्शी का तालाब में एक और कैंप भी करने वाले हैं हम लोग आने वाले समय में, जब भी हमें डेट मिल जाएगी उधर करने के लिए और हमें डॉक्टर्स की डेट मिल जाएगी जब भी वो अवेलेबल हैं सारे। और बाकी हम लोगों ने अभी जो करने की प्लानिंग की है वो अभी हम लोगों ने जो प्लानिंग की है वो इंदिरा नगर में भी प्लानिंग की है करने की, और हम लोगों ने आलम नगर में भी प्लानिंग की है। तो आलम नगर में हम लोग इस संडे के पहले वाले संडे में करने वाले थे, लेकिन वहाँ पे टेनी हाउस जो बताया वहाँ पे अभी कुछ वर्क चल रहा था, रोड्स का वर्क चल रहा था जो कि बीच बस्ती में हम लोगों को करना था, तो वहाँ पे कहीं पे टेंट वगैरह की जो भी लगना था वो नहीं हो पाता, तो हम लोगों ने वो एक्सटेंड किया है और बहुत जल्दी वो करने वाले, पारा में करने वाले हैं हम लोग। तो हम लोग संडे को ये फिक्स इसलिए करते हैं कि संडे को सारे लोग अवेलेबल रहते हैं, हमारी टीम अवेलेबल रहती है और लोग फ्री रहते हैं उस टाइम, और डॉक्टर्स भी उस टाइम अवेलेबल रहते हैं। जैसे आप लोग फ्री मेडिकल कैंप लगाते हैं, जैसे ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस के ऐसे कुछ मरीज दिखते हैं आप लोग? ब्लैक फंगस के अभी हम लोगों को कोई मरीज़ दिखे नहीं, इसलिए हम लोगों ने जांचें आँखों की और शुगर की रखी है, क्योंकि WHO ने भी बोला है कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनमें ये लक्षण पहले आ सकते हैं और जो आँखों से होता है ये लक्षण पहले दिखेंगे। और जैसा आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर फौजिया रिजवी ने भी हमें बताया कि इचिंग हो सकती है आँखों में, लाली आ सकती है आँखों में, तो आप आँखों की जाँच जो करें बहुत अच्छी जाँच करें, इसमें हम लोग शुरू में ही इस बीमारी को पकड़ सकते हैं। तो ब्लैक फंगस के संक्रमण को देखते हुए तभी हम लोगों ने ये जाँचें भी शामिल की उसमें कि आँखों की भी जांच कर ली जाए और शुगर की भी जांच कर ली जाए, क्योंकि ये बिल्कुल साइलेंट डिजीज़ है। किसी को शुगर होता है, डायबिटिक होते हैं, तो बहुत से लोग जो ज़रूरतमंद तबके रहते हैं उनके पास पैसे नहीं होते तो वो नहीं करा पाते हैं जांच, तो उनको पता भी नहीं चलता कि वो शुगर से ग्रसित हैं और वो चीज़ें भी खाते रहते हैं जो उन्हें नहीं खानी चाहिए। तो और डॉक्टर्स ने भी हमें बताया ब्लैक फंगस की ये इनिशियल टेस्ट हैं जो ये लोगों को हर वक्त के साथ कराते रहने चाहिए, तो हम लोग ये लोगों तक ये पहुंचाते हैं और ये जांचें करवा देते हैं। तो तीसरी लहर आने वाली और लोगों से क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से लोग अपनी सेफ्टी रखें और घर वालों की सेफ्टी रखें? तीसरी लहर में मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा और आप भी लोगों से यही कहती रहती हैं और फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जो ये बताते रहते हैं और मैं भी अपनी तरफ से ये लोगों को बताऊँगा, हमारी टीम के बिहाफ में भी ये लोगों को मैं बताऊँगा कि आप ज़्यादा भीड़ ना लगाएं मार्केट में और पूरी तरीके से मास्क का यूज़ करें, जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग करें, और सरकारें जो बोल रही हैं हाथ सैनिटाइज़र से धुलें, साबुन से धुलें और लोगों से दूरी बना के रखें और बिल्कुल गैदरिंग ना करें, कहीं पे भी भीड़ ना इकट्ठा करें और बिल्कुल इस वेव को हल्के में ना लें, क्योंकि अभी सेकेंड वेव होके गई है और इसमें बहुत से लोगों ने बहुत अपनों को खोया है और अब ऐसा नहीं हो सकता है कि लोग अपनों को खोएं। और बहुत इकोनॉमिक कंडीशन भी आप देख रहे हैं कि कितनी पैंडेमिक में ये ख़राब हो गई थी और सारी दुकानें बंद हो गई थी, तो कितने लोग जो है बेरोज़गार हो गए थे। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए लोगों को अपना बचाव खुद करना चाहिए। अगर ये लोग खुद अपना बचाव करेंगे तो कोरोना वायरस पे काबू पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इस पे लोग काबू पा सकते हैं। तो जिस तरीके से आपने सुना, 72 स्टार फाउंडेशन के अध्यक्ष हमारे साथ थे इमाम हैदर जी, जिन्होंने कहा कि जो हमारी तीसरी लहर आ रही है, कोविड-19 की जो तीसरी लहर आ रही है, किस तरीके से लोग अपनी सुरक्षा और घर वालों की सुरक्षा करें। तो हम भी ये कहना चाहेंगे, कोरोना की जो दूसरी लहर आई जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया, जो गैप हमारे बीच में हो गया उसे भरना इतनी आसान की बात नहीं है। तो तीसरी लहर में सावधान हो जाएं, ज़रूरत हो तो ही बाहर निकलें। इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद।
है।